ये कहानी है एक राजा की जो कठिन परीक्षा के लिए चुना जाता है। चलिए मैं सुनाता हूँ कहानी को। प्रधान जी, राजकुमारी देवयानी अब विवाह योग्य हो गई हैं। मैं चाहता हूँ कि अब उनका स्वयंवर आयोजित किया जाए। जी महाराज, राजकुमारी के लिए दूर दूर से राजकुमार आएंगे। हमारी राजकुमारी इतनी सुंदर हैं कि उनके लिए स्वयंवर की कितनी भी कठिन प्रतियोगिता को पार कर लेंगे राजकुमार। हाँ, हम शीघ्र ही स्वयंवर की घोषणा कर देंगे। उनकी बातें चल ही रही थी, तभी राजकुमारी देवयानी वहाँ आती हैं और पिताश्री, मैंने आपकी बातें सुनी। आप मेरा स्वयंवर करना चाहते हैं, परंतु क्यों पुत्री? पिताश्री, मैं एक ऋषि कुमार से प्रेम करती हूँ और उनसे ही विवाह करने की इच्छा रखती हूँ। मैंने मन से उन्हें अपना वर मान लिया है। क्या, एक ऋषि कुमार? हाँ पिताश्री, वह सुंदर वन में रहते हैं। वहीं उनका पूर्ण कुटीर है और तपस्या का स्थान भी। परंतु पुत्री, तुम एक राजकुमारी हो। एक ऋषि कुमार के साथ जीवन व्यतीत करना तुम्हारे लिए सरल नहीं होगा। नहीं पिताश्री, ऋषि कुमार सर्व सक्षम है। वो अपनी प्रेम से मेरा जीवन सरल बना देंगे। परंतु वो तुम्हारी रक्षा कर सकता है या नहीं, ये देखना होगा। मैं उसकी परीक्षा लूंगा। यदि वो परीक्षा में सफल हो गया तो मैं तुम्हारा विवाह उससे करने के लिए तैयार हूँ। बुला लो उस ऋषि कुमार को। राजकुमारी देवयानी ऋषि कुमार को बुला लेती हैं। ऋषि कुमार के आने के बाद महाराज की जय हो। ऋषि कुमार, मुझे मेरी पुत्री ने बताया कि आप दोनों प्रेम करते हैं और विवाह करना चाहते हैं। जी महाराज, राजकुमारी ने आपसे जो कहा है वो सत्य है। तो ऋषि कुमार, मैं आपकी एक परीक्षा लेना चाहता हूँ। यदि आप उस परीक्षा में सफल हो गए तो मैं अपनी पुत्री राजकुमारी देवयानी का विवाह आपसे करवा दूंगा। मैं कोई भी परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ महाराज। तो ऋषि कुमार, हमारे राज्य की दक्षिण दिशा में दूर एक घना वन है। उस वन में एक तालाब है। उस तालाब में नील कमल के पुष्प खिलते हैं। हमारे राजघरों की ये रीत है कि जब भी किसी राजकुमार या राजकुमारी का विवाह होता है तब वो उन्हीं नील कमल के पुष्पों की वरमाला पहनते हैं। आप उन नील कमल को तोड़कर ले आइए। यही आपकी परीक्षा का प्रण है। ये तो बहुत आसान प्रश्न है ऋषि कुमार। आप तो बड़ी ही सरलता से इस परीक्षा में सफल हो जाएंगे। नहीं राजकुमारी, ये प्रण इतना भी सरल नहीं है। ऋषि कुमार को उस वन तक नंगे पैर जाना होगा, अर्थात वो अपने पैरों में पादुका या खड़ावा नहीं पहन सकते। और जब तक ऋषि कुमार नील कमल के फूल तोड़कर नहीं लाते तब तक उन्हें उपवास करना है। वो कुछ भी नहीं खा सकते। अवश्य महाराज, अपने प्रेम को सिद्ध करने के लिए मैं आपकी इस परीक्षा में सफल होने का पूर्ण प्रयास करूंगा। ऋषि कुमार वन की ओर चले जाते हैं। नंगे पैर जाते हुए ऋषि कुमार के पैरों में कांटे चुभने लगते हैं। उनके पैरों से खून बहने लगता है। तब यदि मैं ऐसे ही चलता रहा तो ये पीड़ा अधिक बढ़ जाएगी, और यदि रक्त ज्यादा बहने लगा तो मैं चक्कर खाकर गिर सकता हूँ। मुझे कुछ करना चाहिए। ऋषि कुमार आसपास देखते हैं। उन्हें हल्दी के पत्ते दिखाई पड़ते हैं। फिर हाँ, ये हल्दी के पत्ते पैरों पर बांध लेता हूँ। इससे रक्त बहना बंद हो जाएगा और मुझे पीड़ा भी नहीं होगी। ऋषि कुमार अपने पैरों पर हल्दी के पत्ते बांध लेते हैं। इधर राजमहल में पिताश्री, ये कितनी कठिन परीक्षा ले रहे हैं आप ऋषि कुमार की। आपने उन्हें नंगे पांव वन में भेज दिया, वो भी इतनी दूर। बिना खाए वो कमजोर हो सकते हैं। वन में जाकर वापस आने के लिए कितने दिन लगेंगे ये हमें पता नहीं है। इतने दिन का उपवास करके कहीं उनके शरीर पर कोई दुष्प्रभाव न पड़ जाए। महाराज, राजकुमारी उचित कह रही हैं। उस वन में तो मायावी जीव रहते हैं, विषैले सर्प होते हैं। यदि किसी विषैले सर्प ने उन्हें डस लिया होगा तो उनका जीवित रहना असंभव हो जाएगा। इस स्थिति में वो कमल के पुष्प कैसे ला सकते हैं महाराज? यही तो उनकी परीक्षा है प्रधान जी। पुत्री देवयानी वो ऋषि कुमार है। ऋषि कुमार कभी ज्यादा समय के लिए एक स्थान पर निवास नहीं करते। उनका अधिक समय वन में ही बीतता है। तुमसे विवाह करने के पश्चात वो राजमहल में तो नहीं रहेंगे। वो तुम्हें अपने साथ वन में ले जाएंगे।
कभी वन में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि उन्हें तुम्हारी रक्षा करनी पड़े तो मैं उनकी एक कठिन परीक्षा लेकर यही देखना चाहता हूँ कि वो हर स्थिति में तुम्हारा रक्षण कर सकते हैं या नहीं। ऐसी बात है तो पिताश्री, मुझे भी वन में रहने का अभ्यास नहीं है, तो मुझे भी उनके साथ परीक्षा देनी चाहिए थी। यदि उनके साथ विवाह करके मुझे वन में रहना है तो मुझे भी किसी भी प्रकार की चुनौती के लिए सज्ज होना पड़ेगा। तुम्हारा कथन उचित है पुत्री, परंतु स्त्री वर का चयन करने के समय यह देखना अति आवश्यक होता है कि वो अपनी पत्नी का रक्षण कर सके। यदि वो अपनी पत्नी को रक्षण देने में असफल होता है तो उससे ज्यादा पीड़ा की बात उस स्त्री के लिए क्या हो सकती है। तुम चिंता मत करो, कुछ ही समय में हमें पता चल जाएगा कि ऋषि कुमार तुम्हारे लिए योग्य वर सिद्ध होते हैं या नहीं। ऋषि कुमार आगे चलते लगते हैं। आगे जाते हुए मार्ग में एक गांव आता है। ऋषि कुमार देखते हैं कि एक खेत में एक कृषक हल चलाने की कोशिश कर रहे होते हैं, परंतु वृद्धावस्था के कारण वो हल उठा नहीं पा रहे थे। उनकी हालत देखकर ऋषि कुमार उनके पास जाते हैं। बाबा जी, मैं आपकी कुछ सहायता करूं? मैंने आपको देखा कि आपको हल चलाने में दिक्कत हो रही है। जी बेटा, अब बूढ़ा हो चुका हूँ, इसीलिए हल नहीं उठा पा रहा हूँ। कितने लोगों से सहायता मांगी लेकिन कोई भी मदद करने नहीं आया। आइए बाबा जी, आप बैठिए, मैं हल चलाता हूँ। फिर ऋषि कुमार हल अपने हाथ में लेते हैं और हल चलाने लगते हैं। पूरे खेत में हल चलाने के बाद बाबा देखिए, आपके पूरे खेत का काम हो गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। आज यदि तुम नहीं आते तो मेरे खेत का काम कभी पूरा नहीं होता। तुमने बहुत श्रम किया है, श्रम करने से तुम्हारी शक्ति कम हो गई होगी। नहीं बाबा, श्रम करने से और सहायता करने से शक्ति कम नहीं होती, अपितु उसमें वृद्धि होती है। आपकी सहायता करके मुझ में और भी ज्यादा बल आ गया है। पुत्र, मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी हों। बाबा, अभी तो केवल यही आशीर्वाद दीजिए कि मैं जिस कार्य के लिए निकला हूँ वो मैं सफलतापूर्वक पूर्ण कर सकूं। बुढ़े बाबा से आशीर्वाद लेकर ऋषि कुमार आगे बढ़ने लगता है। बहुत दूर चलने के बाद ऋषि कुमार दक्षिण दिशा के ओर वन के पास पहुंच जाता है। वन में वो एक पेड़ के पास जा रहा होता है। तभी वो ऊपर देखता है कि एक सर्प घोंसले के पास जा रहा था। उस घोंसले में एक पंछी के अंडे थे। वो सर्प वो अंडे खाने ही वाला था कि तभी ऋषि कुमार उस पेड़ पर चढ़ते हैं और उस सर्प को हाथ में पकड़कर जमीन पर रख देता है। वो सर्प झाड़ियों के बीच चला जाता है। तभी मादा पंछी वहाँ आ जाती है। तुम्हारा धन्यवाद ऋषि कुमार। आज यदि तुम समय पर नहीं आते तो मेरे बच्चों की वो सर्प हत्या कर देता। ये तो मेरा कर्तव्य था, आपको धन्यवाद कहने की आवश्यकता नहीं है। परंतु वो सर्प बहुत ही क्रोधी है। तुमने उसके मुख से उसका भोजन छीन लिया है। वो इसका प्रतिशोध अवश्य लेगा। तुम्हें सचेत रहने की आवश्यकता है। अवश्य, मैं अपना ध्यान रखूंगा। ऐसा कहकर ऋषि कुमार आगे बढ़ने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद वो सर्प ऋषि कुमार के सामने आ जाता है और इससे पहले कि ऋषि कुमार कुछ करे, सर्प उसे काट लेता है और छुप जाता है। अंततः इस सर्प ने मुझे काट ही लिया। अभी कोई जड़ी बूटी खोजनी होगी जिससे इसके विष का मुझ पर कोई प्रभाव ना हो। ऋषि कुमार जड़ी बूटी ढूंढने लगता है। उसे एक जड़ी बूटी ढूंढता है और उसे मसल कर खा लेता है। उस जड़ी बूटी की औषधि से ऋषि कुमार पर सर्प के विष का कोई प्रभाव नहीं होता। कुछ देर के बाद फिर वो सर्प ऋषि कुमार को काटता है। इस बार फिर से ऋषि कुमार वो जड़ी बूटी खाता है। फिर सर्प उसे काटता है और ऋषि कुमार जड़ी बूटी का सेवन करता है। फिर इस सर्प ने मुझे 3 बार काटा है। यदि इसने एक बार फिर से मुझे काट लिया तो ये जड़ी बूटी अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगी। इस सर्प का विष मेरे शरीर में फैलने लगेगा और संभवतः मेरी मृत्यु हो जाएगी। इस सर्प से अपने प्राण बचाने के लिए मुझे कुछ करना होगा। ऋषि कुमार सतर्कता से आगे बढ़ने लगता है। तभी वो सर्प उसके सामने आ जाता है। ऋषि कुमार धीरे धीरे पीछे होने लगता है। तभी वो सर्प अचानक एक यक्ष में रूप में बदल जाता है।
घबराओ नहीं ऋषि कुमार। आप कौन हैं? मैं एक यक्ष हूं ऋषि कुमार। मैं ही सर्प बनकर तुम्हें काट रहा था। परंतु आप ऐसा क्यों कर रहे थे? ये वन मेरे अधीन है ऋषि कुमार। मैं अपने वन में किसी भी मनुष्य को मेरी अनुमति के बिना आने नहीं देता। इस वन में सभी जीव मायावी हैं। वो पंछी जिसके अंडे मैं खाने आने वाला था, वो भी एक मायावी था। हम सब मिलकर तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। परंतु एक बात बताओ, मैंने तुम्हें 3 बार काटा, परंतु तुमने मुझे एक बार भी आहत नहीं किया या मारने का प्रयत्न नहीं किया। ऐसा क्यों किया तुमने? तुम चाहते तो मुझे मार सकते थे। आप मुझे काट रहे थे, वो सर्प योनि में आपका धर्म था। आप आपके धर्म का निर्वाह कर रहे थे, तो मैं अपना धर्म कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं एक ऋषि कुमार हूँ। किसी भी प्राणी की हत्या करना मेरे लिए अधर्म है। यदि आप एक सर्प होकर अधर्म नहीं कर रहे थे, तो मैं मनुष्य होकर अधर्म कैसे कर सकता था? मैं तुमसे प्रसन्न हूँ ऋषि कुमार, परंतु तुम इस घने और निर्जन वन में क्या कर रहे हो? महाराज कंवलजीत ने मुझे यहाँ भेजा है। वो मेरी परीक्षा ले रहे हैं। मैं उनकी पुत्री राजकुमारी देवयानी से प्रेम करता हूँ और उनसे विवाह करना चाहता हूँ। इस कारण से महाराज मेरी ये परीक्षा ले रहे हैं कि इस वन में कहीं एक तालाब है जहाँ नील कमल के पुष्प खिलते हैं। मुझे उन पुष्पों को तोड़कर महाराज को देना है। हाँ, इस वन में ऐसा तालाब तो है, परंतु उस तालाब में एक बड़ी और भयानक मछली रहती है जो नील कमल के पुष्पों का रक्षण करती है। उसके होते हुए वो पुष्प तोड़ पाना तुम्हारे लिए सरल नहीं होगा। मैं प्रयत्न तो कर सकता हूँ। यदि प्रयत्न ही नहीं करूँगा तो 100% असफल हो जाऊंगा, परंतु यदि प्रयत्न करूँगा तो सफल होने के आसार नजर आएंगे। अवश्य, मेरा आशीर्वाद। अपने कार्य में अवश्य सफल हो जाओगे। यक्ष ऋषि कुमार को आगे जाने का मार्ग बताता है। ऋषि कुमार थक गए थे क्योंकि वो बहुत चलकर आए थे और उनके पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं था, परंतु उन्हें शीघ्र अति शीघ्र उन कमल पुष्पों को तोड़कर महाराज कंवलजीत को देने थे। इसलिए वो बिना रुके उस तालाब के पास पहुंच जाते हैं। तालाब में बहुत सारे नील कमल के पुष्प होते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत सारे पुष्प हैं। अभी इन्हें तोड़कर ले जाता हूँ। ऐसा कहकर ऋषि कुमार कमल पुष्प तोड़ने लगते हैं। तभी अचानक तालाब के पानी में लहरें उठती हैं और एक बड़ी मछली वहां आती है। तुम्हारा इतना